नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आनुवांशिकी के बारे में। और आनुवांशिकी में हम बात कर रहे हैं आनुवांशिकी का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में, और जो आनुवांशिकी के अंदर जो शब्द उपयोग में लिए जाते हैं उनका क्या अर्थ होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम आनुवांशिकी के सामान्य परिचय के बारे में और मेंडल के बारे में बात कर चुके हैं। हमने बात की थी कि मेंडल थे, उनका जन्म वगैरह कब हुआ था, उसके साथ साथ में मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, और मेंडल ने मटर के कौन से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना था, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और अब हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं कि जो आनुवांशिक शब्द होते हैं उनका अर्थ क्या होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक हैं हम पिछली क्लास के अंदर या पिछली वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें हमने आनुवांशिकी का सामान्य परिचय, मेंडल के बारे में, मेंडल ने मटर के पादप के जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण चुने थे वो, इसके अलावा मेंडल मटर के पादप के चुनाव के कारण, और इसके अलावा मेंडल की सफलता के कारण थे, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं कि जो आनुवांशिक शब्दावली होती है उसमें कौन कौन से शब्द होते हैं और उनका अर्थ क्या क्या होता है। सबसे पहले जिस शब्द के बारे में हम बात करेंगे वो शब्द है आपका जीन। और ये जीन शब्द है, ये जो आनुवांशिकी होती है, जेनेटिक्स होती है, इसमें बार बार आता ही रहता है। इसका मतलब आपको जरूर पता होना चाहिए। जीन होता है वास्तव में डीएनए का क्या होता है, एक खंड होता है, डीएनए का एक हिस्सा होता है। और डीएनए का वह हिस्सा जो किसी एक गुण को या किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इस जीन शब्द का जो सबसे पहले उपयोग किया है वो किया है बेटसन ने। लेकिन इस शब्द की जो आधुनिक परिभाषा जो दी है, इसको सबसे ज्यादा जो पॉपुलर बनाया है वो बनाया है किसने, जोहानसन ने इसको पॉपुलर बनाया है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जीन के बारे में। तो जीन वास्तव में क्या है, एक डीएनए का क्या है, खंड है। मान लो ये डीएनए है और डीएनए का ये वाला हिस्सा है, मान लो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, तो ये हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, ये हिस्सा आपका कहलाएगा जीन। ये हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। मेंडल जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कारक के बारे में। मेंडल किसके बारे में बात कर रहे थे, कारक के बारे में बात कर रहे थे। वास्तव में मेंडल जिसे कारक बोल रहे थे वही वास्तव में क्या है, जीन। वास्तव में मेंडल जिसे कारक बोल रहे थे वह क्या था, जीन था। और इस जीन शब्द का जो सबसे पहले उपयोग किया है वो विलियम बेटसन ने किया है 1905 में। और इसको जो सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाया है, इसकी जो परिभाषा दी है, आधुनिक परिभाषा, वो किसने दी है, जोहानसन ने दी है। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये था हमारा पहला शब्द जिसके बारे में हमने देखा है इसकी परिभाषा और इसका सबसे पहले उपयोग किसने किया है। इसके बाद में जो दूसरा शब्द है जिसको हम देखने वाले हैं वो शब्द आता है युग्म विकल्प या युग्म विकल्पी, या जिसे हम बोलते हैं एलील। दोस्तों, मेंडल था, उसने मटर के 7 जोड़ी लक्षणों उसके बारे में अध्ययन किया था। और वो 7 जोड़ी जो लक्षण थे उसमें हमने देखा था कि एक तो पादप की लंबाई से संबंधित था, 2 लक्षण थे उसके पुष्प से संबंधित, 2 थे उसके बीज से संबंधित, और 2 लक्षण थे उसकी फली से संबंधित। तो इस प्रकार से टोटल क्या थे, 7 लक्षण थे। और जो 7 जो लक्षण थे उसके 2-2 रूप थे। जैसे पौधे की जो लंबाई थे उसके 2 रूप थे, एक लंबापन और एक बोनापन, जिनमें से एक तो था प्रभावी और एक था अप्रभावी। इसी प्रकार से जो 7 लक्षण थे या जो 7 गुण थे उनके क्या थे, 2-2 रूप थे। उन्हीं रूपों को, एक ही गुण के 2 अलग अलग जो रूप होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं या एलील कहते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक ही गुण या लक्षण के 2 भिन्न भिन्न रूपों को हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। तो यही बात है यहां पर कि एक जो जीन है या लक्षण है
उसके जो अलग अलग रूप होते हैं उसी को हम एलील या युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बीज का जो रंग था उसके दो रूप थे कि बीज का रंग पीला भी हो सकता है और बीज का रंग हरा भी हो सकता है। मतलब लक्षण एक है, इसके रूप दो हैं, तो ये इसके क्या हो गए हैं, युग्म विकल्पी। जैसे एक हो गया है पीला और एक हो गया है हरा। हमें ध्यान रखना है कि इन युग्म विकल्पियों को हम प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं, प्रतीक चिन्ह के द्वारा। अब यहां पर जो येलो पीला होता है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है येलो। तो इसके लिए जो, क्योंकि ये प्रभावी रूप होता है पीला, तो इसके लिए हम कैपिटल लेटर काम में लेते हैं। जो येलो का पहला अक्षर होता है वो हम उसको कैपिटल लेटर के रूप में काम में लेते हैं, जो ये दर्शाता है कि ये कैसा रूप है, प्रभावी रूप है। लेकिन यहां पर हम स्मॉल वाई काम में ले रहे हैं, किसके लिए, अप्रभावी के लिए। लेकिन वास्तव में हरा होता है, उसका तो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वो होता है ग्रीन। क्या होता है, ग्रीन। तो हमें तो कायदे से तो किसको काम में लेना चाहिए था, जी को काम में लेना चाहिए था, लेकिन फिर हमें समझने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमने क्या किया, जो प्रभावी रूप है उस प्रभावी रूप का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है उसका जो पहला अक्षर होता है उसका कैपिटल लेटर काम में लेना है, और जो उसका अप्रभावी है तो उसका स्मॉल लेटर काम में लेना है, प्रभावी रूप का ही, ना कि हमें इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन का पहला लेटर काम में लेना है। तो ये ध्यान रखना है कि बीज के रंग के लिए प्रभावी को हम कैपिटल वाई से और अप्रभावी को हम स्मॉल वाई से दर्शाएंगे, ना कि जी से। यह हमें ध्यान रखना है और ऐसा हम सभी लक्षणों के लिए उपयोग में लेंगे। जैसे एक दूसरा लक्षण है पादप की ऊंचाई। अब इसमें ऊंचाई के दो रूप हो गए हैं, एक लंबापन और एक बोनापन। लंबे का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वो होता है टोल, और ये क्योंकि प्रभावी है तो इसका पहला कैपिटल लेटर है वो हमने काम में ले लिया, पहला लेटर टी। लेकिन बोना होता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ड्वार्फ, लेकिन यहां पर हम डी काम में नहीं ले रहे हैं, यहां पर हम स्मॉल टी ही काम में लेंगे, जिससे कि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि ये एक ही लक्षण के दो अलग अलग क्या हैं, रूप हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये दूसरा शब्द था हमारा युग्म विकल्पी, या जिसे एक नाम से बोलते हैं एलील। अब जो तीसरा शब्द है उसे हम बोलते हैं समयुग्मजी। क्या बोलते हैं, समयुग्मजी, अर्थात होमोजाइगस। होमोजाइगस। अब समयुग्मजी क्या होता है, ध्यान से सुनो। मान लो कोई भी लक्षण है, कोई भी लक्षण है किसी भी जीव में, किसी भी जीव में कोई भी एक लक्षण है, उस लक्षण के लिए दो जीन होते हैं, वो साथ साथ पाए जाते हैं। दो जीन होते हैं वो क्या पाए जाते हैं, साथ साथ पाए जाते हैं। अर्थात जैसे आपका गुणसूत्र होता है वो जोड़े में पाया जाता है, उसी प्रकार से जीन भी क्या पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। अब एक जीव के अंदर इस लक्षण के जो दो रूप हैं, मान लो हम लंबाई वाला ही मान लेते हैं, पादप की लंबाई वाला है, और इस पादप की लंबाई के दो रूप हैं भाई, एक तो है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी, मतलब ये लंबापन और ये बोनापन। अब किसी भी जीव में इन दोनों में से दो कोई से भी पाए जा सकते हैं। तो दो कौन कौन से हो सकते हैं, मान लो कोई जीव है जिसके अंदर दोनों यही हो, कैपिटल टी ही हो। कोई जीव ऐसा हो जिसमें एक कैपिटल टी हो एक स्मॉल टी हो। कोई जीव ऐसा हो जिसमें दोनों ही कैसे हो, स्मॉल टी हो। कहने का मतलब यह हो गया कि किसी भी जीव में जो लक्षण के लिए एक साथ कितने जीन पाए जाते हैं, दो। और ये जो दोनों जीन होते हैं ये उस लक्षण के युग्म विकल्पियों में से ही होते हैं। इन दोनों युग्म विकल्पियों से ये तीन प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। भाई ये संभावना भी बनती है, ये संभावना भी बनती है और ये संभावना भी बनती है। अब मान लो किसी जीव में किसी लक्षण के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हैं, समान। चाहे से आप यहां पर देख लो दोनों समान हैं, कैपिटल टी, या आप यहां पर देख लो दोनों समान हैं, स्मॉल
स्मॉल टी। कहने का मतलब दोनों युग्म विकल्पी हैं, यहां पर इस जीव में क्या है, समान। और ऐसे जीव जिसमें दोनों युग्म विकल्पी होते हैं, वो समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं, अर्थात होमोजाइगस कहा जाता है। तो यही बात यहां पर है। उस स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी गुण या लक्षण के लिए दोनों युग्म विकल्पी होते हैं, वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। जैसे बीज के रंग के लिए आपका पीला है तो कैपिटल वाई हो, या फिर दोनों ही कैसे हो, स्मॉल वाई हो, ये भी समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी है। पौधे की लंबाई के लिए जैसे लंबेपन का है टी, तो मान लो कैपिटल टी हो, और या फिर क्या हो, दोनों ही कैसे हो, स्मॉल टी। समान तो यहां पर भी है। तो ये दोनों कौन सी स्थितियां हैं, आपकी समयुग्मजी स्थितियां हैं। तो ये तीसरा शब्द हो गया हमारा समयुग्मजी। इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है विषमयुग्मजी। अभी आपको बताया, अगर समान है दोनों, अगर किसी भी लक्षण के दोनों युग्म विकल्पी किसी भी जीव में अगर समान है तो वो जीव कैसा हो गया है, समयुग्मजी हो गया है। लेकिन अगर किसी जीव में किसी लक्षण के दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग हैं, जैसे मान लो पादप की लंबाई के लिए अगर एक युग्म विकल्पी है कैपिटल टी और दूसरा है स्मॉल टी, तो ये कैसा जीव हो गया है, कैसा पादप हो गया है, विषमयुग्मजी। या हम बोल दें भाई बीज का रंग है। अब बीज के रंग के लिए मान लो किसी पादप में एक तो है आपका कैपिटल वाई और एक है स्मॉल वाई। अब देख लो ये दोनों अलग अलग हैं, यहां पर भी ये दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसे जीव को हम बोलेंगे विषमयुग्मजी जीव। ऐसे जीव को हम क्या बोलेंगे, विषमयुग्मजी। तो विषमयुग्मजी क्या हो गया, जिसमें किसी गुण के लिए दोनों युग्म विकल्पी होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, तो उस जीव को हम क्या कह देते हैं, विषमयुग्मजी कहते हैं। जैसे बीज के रंग के लिए पीला और हरा दोनों एक साथ हो, दोनों के युग्म विकल्पी क्या हो, एक साथ हो, तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, विषमयुग्मजी। तो ये हमने जीन के बारे में, युग्म विकल्पी के बारे में, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी के बारे में देख लिया है। अब जो नेक्स्ट शब्द हमें समझना है वो समझना है प्रभावी लक्षण। वो क्या समझना है हमें, प्रभावी लक्षण। अब ध्यान से सुनो, मान लो हमारी पादप की लंबाई है, पादप की लंबाई, और इस पादप की लंबाई के दो रूप हैं भाई, एक तो है इसका लंबापन और एक है बोनापन। एक तो हो गया है लंबापन और एक हो गया है बोनापन। ये इस पादप की लंबाई के लिए क्या है, दो रूप हैं। अब मान लो किसी पादप में दोनों कैपिटल टी उपस्थित हैं। आप मेरे को यह बताओ, ये पादप लंबा होगा कि बोना? तो यहां पर तो कोई संशय ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि दोनों जीन हैं, दोनों युग्म विकल्पी हैं, वो लंबे वाले ही हैं, तो पादप कैसा होगा, लंबा। अगर ये दोनों स्मॉल हैं तो पादप कैसा होगा, बोना। लेकिन मान लो उसमें एक तो है कैपिटल टी और दूसरा है स्मॉल टी, मतलब यहां पर इसके जो दोनों युग्म विकल्पी हैं वो अलग अलग हैं और दोनों साथ हैं। अब यहां पर ये पादप कैसा होगा, यहां पर ये पादप कैसा होगा? अब देखो यहां पर लंबेपन का गुण भी है, लंबेपन वाला जीन भी है और बोनेपन वाला जीन भी है। अब ये दोनों लड़ाई करेंगे, जो जीतेगा वो दिखाई देगा, उसी के जैसा पादप दिखाई देगा। तो जब दो युग्म विकल्पी साथ साथ होते हैं, जब दो युग्म विकल्पी साथ साथ होते हैं, तो इनमें से जो अपने लक्षण को दिखाता है वो तो हो जाता है प्रभावी, और जो प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अपने आप को दिखा नहीं पाता है, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है, उसे क्या कह देते हैं, अप्रभावी। कहने का मतलब इसमें दोनों हैं, तो यहां पर जो
कैपिटल टी है ये अपना लक्षण दिखाता है, क्योंकि ये पादप कैसा दिखाई देता है, लंबा। अर्थात दिखा कौन सा रहा है, कैपिटल टी। तो यहां पर कैपिटल टी मतलब लंबापन हो गया है, पादप की लंबाई में जो लंबापन हो गया है ये कैसा रूप हो गया है, प्रभावी रूप हो गया है। और बोना है वो कैसा हो गया है, अप्रभावी रूप हो गया है। यह हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर प्रभावी लक्षण का मतलब क्या हो गया, वह लक्षण जो दो युग्म विकल्पी में से किसी एक के होने पर भी प्रकट होता है। देखो यहां पर यह प्रकट होगा ही होगा, और इन दोनों में से एक सिंगल है फिर भी अपने आप को प्रकट कर रहा है, तो इस रूप को हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण। जैसे यहां पर देखो पीला बीज और लंबा पौधा, अर्थात पीला रंग है बीज में वो प्रभावी है, और पौधे की ऊंचाई में आपका लंबापन है वो क्या है, प्रभावी रूप है। इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है अप्रभावी। तो यहां पर ये जो स्मॉल टी है, क्योंकि ये अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ साथ हैं तो ये अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहा है, ये छुप जाता है। और जो छुप जाता है वो कैसा लक्षण होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। अर्थात वह लक्षण जो सिर्फ तभी प्रकट होता है जब दो युग्म विकल्पी कैसे हो, समान हो, और वो दोनों कैसे हो, अप्रभावी हो। यहां पर देखो अपने आप को प्रकट करने का कोई सवाल ही नहीं, यहां पर होते हुए भी प्रकट नहीं कर पा रहा है। ये केवल कब प्रकट कर पा रहा है, जब दोनों समान हो और वो दोनों कैसे हो, अप्रभावी हो। तो हमें ध्यान रखना है वह लक्षण जो तभी प्रकट होता है जब दोनों अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, साथ होते हैं। तो बोनापनी है ऐसा लक्षण। इसी प्रकार से बीज के रंग में कैसा हो जाएगा, हरा, वो कैसा हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण। तो अभी तक हम प्रभावी और अप्रभावी को भी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में आ जाता है लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं लक्षण प्रारूप, या जिसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड काम में लिया जाता है, फिनोटाइप। क्या होता है ये फिनोटाइप? मान लो कोई एक पौधा है और वो पौधा बाहर से देखने पर कैसा दिखाई दे रहा है, बाहर से उस पौधे के कैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं या कौन कौन से गुण दिखाई दे रहे हैं, वही उसका क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है। मान लो कोई पौधा लंबा है तो ये लंबापन है, ये इसका क्या है, लक्षण प्रारूप। अब ये डिपेंड नहीं करता है कि वो ये वाला लंबा है या ये वाला लंबा है। लक्षण प्रारूप का मतलब ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है, अंदर से कोई मतलब नहीं है, उसकी जीन की संरचना से कोई मतलब नहीं है, बाहर से वो कैसा दिखाई दे रहा है उसी को हम क्या कह देते हैं, लक्षण प्रारूप कह देते हैं। और इसी के साथ साथ में हम जीन प्रारूप को भी देख लेते हैं। जब किसी लक्षण के लिए उसकी जीन की संरचना को देखा जाता है, बाहर से मतलब नहीं है, बाहर तो चाहे इसे लंबा दिखाई दे लेकिन अंदर से कैसा है, वो समयुग्मजी लंबा है या फिर विषमयुग्मजी लंबा है। जब उसकी आंतरिक जीन की संरचना को देखा जाता है तब उसे बोला जाता है जीन प्रारूप। जैसे बाहर से देखने पर अर्थात लक्षण प्रारूप के अंदर तो ये दोनों ही पादप कैसे हैं, लंबे, लेकिन यदि हम इनका जीन प्रारूप देखें तो ये है समयुग्मजी लंबा और ये है विषमयुग्मजी लंबा। तो हमें ध्यान रखना है, लक्षण प्रारूप में बाहरी रूप को देखा जाता है और जीन प्रारूप में उसकी जीन के संरचना को देखा जाता है, उसके कौन से युग्म विकल्पी उपस्थित हैं उसको देखा जाता है। तो लक्षण प्रारूप का मतलब हो गया उस जीव के दिखाई देने वाले बाहरी गुणों और विशेषताओं को क्या कहते हैं, हमें लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे बीज है वो पीला है, पादप है वो लंबा है, बैंगनी फूल है, ऐसे कोई सा भी लक्षण हो सकता है, बाहर से कैसा दिख रहा है वही उसका क्या है, लक्षण प्रारूप। नेक्स्ट हमने देखा है जीन प्रारूप, जीनोटाइप। किसी जीव के
किसी विशेष गुण के लिए मौजूद जीन का संयोजन कैसा है, उस जीन की संरचना कैसी है, यदि यह देखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, जीन प्रारूप कहा जाता है। अर्थात यह आनुवांशिक संरचना को, जेनेटिक मेकअप को दर्शाता है। कौन? जीन प्रारूप। जैसे यहां पर इसको देखें तो ये कैपिटल वाई है, तो ये इसका जीन प्रारूप है। वैसे बाहर से देखें तो ये पीला है, ये इसका क्या है, लक्षण प्रारूप। इसी प्रकार से यहां पर देखें तो ये इसका जीन प्रारूप है, क्योंकि एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। लेकिन बाहर से देखें तो ये भी पीला है, और यहां पर देखें तो इसके दोनों जो युग्म विकल्पी हैं वो समान हैं, स्मॉल वाई, तो ये इसका क्या है, जीन प्रारूप है। तो ये हमने देख लिया है लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं और जीन प्रारूप किसे कहते हैं। अब आ जाता है इनका अनुपात। मान लो कोई एक संतति पीढ़ी है, हमने किसी पादप का संकरण करवाया और संकरण के बाद में संतति उत्पन्न हुई। उस संतति में मान लो 4 पादप हैं। कितने पादप हैं? 4 पादप हैं टोटल। और इन 4 पादपों में से 3 पादप एक जैसे हैं और 1 पादप एक जैसा है। तो यहां पर यदि हम देखें कि 3 पादप लंबे हैं, 1 पादप बौना है, तो बाहर से देखने पर हमें पता चल रहा है कि 3 लंबे 1 बौना। अर्थात इसका बाहरी जो लक्षण प्रारूप है उसका अनुपात देखें तो वो हो गया है 3:1। क्या हो गया है? 3:1। और जब लक्षण प्रारूप है उसको अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है तो उसी को क्या बोल दिया जाता है? लक्षण प्रारूप अनुपात, अर्थात फिनोटाइपिक रेशियो। संतान है, संतानों में कोई गुण है या लक्षण है, उसके बाहरी लक्षणों का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है? आपका लक्षण प्रारूप अनुपात कहलाता है। जैसे यहां पर मैंने बता दिया कि 4 पादप है, उनमें से 3 लंबे 1 बौना हो गया, तो इसका लक्षण प्रारूप अनुपात क्या हो गया? 3:1। इसी प्रकार से होता है जीन प्रारूप अनुपात। इसी प्रकार से क्या होता है? जीन प्रारूप अनुपात। लेकिन यहां पर हम बाहरी लक्षणों को नहीं देखते हैं, उसकी जो जीन है, उसका जो लक्षण है, उसके लिए कौन से जीन उपस्थित हैं उस जीन को देखा जाता है। तो हमें नहीं मतलब है कि ये लंबा है कि बौना है, हमें यह ध्यान रखना है कि इन 4 पादपों में से कैपिटल टी वाला कितना है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कितना है, और स्मॉल टी वाला कितना है। मान लो ये 1 पादप है, ये 2 पादप है, ये 1 पादप है, तो इनका जो जीन प्रारूप का अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 1:2:1। अर्थात उसकी जीन की संरचना को हमने देखा है। तो इसी प्रकार से हो गया है कि जीन प्रारूप अनुपात हो गया कि संतान में किसी गुण के लिए जीनोटाइप का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीन प्रारूप अनुपात कहते हैं। कि मान लो एक F2, ये F2 पीढ़ी क्या होती है आगे हम देखने वाले हैं। मान लो F2 पीढ़ी में ये वाला पादप है वो 1 है, ऐसे वाले पादप हैं वो 2 हैं, ऐसे वाले पादप है वो 1 हैं, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा भाई? 1:2:1 हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये था लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, और उसके बाद में लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। अब इसके बाद में हम बात करते हैं F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? F1 पीढ़ी। अब ये F1 पीढ़ी क्या होती है? मान लो हमारे पास 2 पादप हैं, एक पादप है हमारा लंबा, एकदम शुद्ध लंबा जिसे बोले, या जिसे बोले समयुग्मजी लंबा, और एक पादप है हमारे पास बोना, जिसे हम शुद्ध बोना पादप बोले या फिर समयुग्मजी बोना पादप बोले। और ये दोनों पादप हैं, इन दोनों पादपों के मध्य में हमने करवा दिया संकरण। संकरण का मतलब यह हो गया कि मान लो एक ही जाति है, उस एक ही जाति के 2 पादप या 2 अलग अलग किस्मों के पादप या फिर 2 अलग अलग प्रजातियों के पादप, उनके मध्य में हम कृत्रिम रूप से जनन करवाते हैं।
क्या करवाते हैं? कृत्रिम रूप से जनन करवाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संकरण। तो इन दो पादपों के मध्य में हम कृत्रिम रूप से क्या करवा रहे हैं? जनन करवा रहे हैं। कहने का मतलब इस पादप के परागकण इसकी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर हम स्वयं डाल रहे हैं। जब इनके मध्य में क्या करवाया हमने? संकरण करवाया। संकरण करवाने से भाई मान लो पहले इनके युग्मक बने होंगे, इसके भी युग्मक बने होंगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, और इनसे क्या हो गई? मान लो संतति उत्पन्न हो गई। और इनसे जो भी संतति उत्पन्न होगी, दो पादपों के मध्य में संकरण करवाया, और संकरण करवाने के बाद में जो उत्पन्न होने वाली पहली संतति पीढ़ी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? F1 पीढ़ी। उस पहली संतति पीढ़ी को क्या बोलेंगे? F1 पीढ़ी। और मान लो इस F1 पीढ़ी के जो भी पादप हैं, इस F1 पीढ़ी के जो भी पादप हैं, इन पादपों के मध्य में हमने संकरण करवाया। F1 पीढ़ी के पादप हैं, उन पादपों के मध्य में क्या करवा दिया हमने? संकरण। उनमें से कोई भी दो पादप उठा लिए और उन दो पादपों के मध्य में क्या करवा दिया? संकरण। और अब इनसे जो संतति पीढ़ी उत्पन्न होगी, अब जो इनसे संतति पीढ़ी उत्पन्न होगी, उस पीढ़ी को हम बोलेंगे F2 पीढ़ी। उसे क्या बोलेंगे? F2 पीढ़ी। यह हमें ध्यान रखना है। तो क्या हो गया? दो शुद्ध माता पिता, शुद्ध का मतलब है समयुग्मजी से, दो शुद्ध माता पिता के क्रॉस, क्रॉस हम बोलते हैं किसको? संकरण को। तो उनके क्रॉस से उत्पन्न होने वाली पहली जो संतान होती है, पहली संतति जो पीढ़ी होती है, उस पीढ़ी को हम क्या कहते हैं? पहली संतति पीढ़ी, जिसमें सामान्य तौर पर कौन सा लक्षण दिखाई देता है? प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। उस पीढ़ी को हम क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम पीले बीज और हरे बीज वाले के मध्य में संकरण करवाते हैं, तो उसकी जो संतति पीढ़ी होगी वो F1 पीढ़ी होगी। और F1 पीढ़ी में हमें ध्यान रखना है कि सदैव प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है, और यह हम मेंडल के नियम में भी पढ़ेंगे। अभी हमें समझने की चीज यह है कि F1 पीढ़ी किसे कहते हैं और F2 पीढ़ी किसे कहते हैं। तो यह तो होगी हमारी F1 पीढ़ी, पहली संतति पीढ़ी। F2 पीढ़ी किसे कहेंगे? जब हम F1 पीढ़ी के पादपों के मध्य में, कौन सी पीढ़ी के पादप है? F1 पीढ़ी के पादपों के मध्य में क्या करवाते हैं? संकरण करवाते हैं। और संकरण करवाने से उनसे जो संतति उत्पन्न होगी, अर्थात दूसरी संतति पीढ़ी होगी, उस दूसरी संतति पीढ़ी को हम क्या बोल देंगे? F2 पीढ़ी कहेंगे। तो F1 पीढ़ी के आपसी क्रॉस अर्थात संकरण से उत्पन्न दूसरी संतान पीढ़ी, जिसमें प्रभावी लक्षण भी होगा और अप्रभावी लक्षण भी दिखाई देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? F2 पीढ़ी कहते हैं। कौन सा प्रभावी अप्रभावी दिखाई देगा, ये हम बाद में जब नियम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। संकरण मैंने अभी आपको बता ही दिया है। संकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम दो अलग अलग समयुग्मजी पादपों के मध्य में कृत्रिम रूप से क्या करवाते हैं? जनन करवाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कह दिया जाता है? संकरण कहा जाता है। तो संकरण क्या हो गया? वह प्रक्रिया जिसमें दो अलग अलग जाति, प्रजाति बोल लो, या किस्म, या दो अलग अलग प्रकार के पौधों या जंतुओं का आपस में प्रजनन करवाया जाता है। इंग्लिश में इसे क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब एक होता है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण से क्या तात्पर्य है? अर्थात हमने दो पादप लिए और उन दो पादपों में हमने संकरण करवाया, और संकरण करवाने के दौरान हम ध्यान में केवल एक ही लक्षण को रखकर चल रहे हैं। भाई उसी लक्षण का हमें पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अध्ययन करना है। हालांकि लक्षण सारे के सारे एक साथ जाते हैं, लेकिन यदि हम अध्ययन केवल एक लक्षण का कर रहे हैं, मान लो संकरण के दौरान हम केवल एक ही लक्षण का अध्ययन करते हैं, उसी को हमारे दिमाग में रखते हैं, उसी को देखते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को या ऐसे संकरण को हम क्या कहते हैं? एक संकर संकरण कहते हैं।
अर्थात क्या हो गया है कि वह संकरण जिसमें केवल एक गुण का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य यह देखना होता है कि वह विशेष गुण है माता पिता से संतति में कैसे जाता है। वो एक गुण है माता पिता से संतति में, या जो एक पीढ़ी है उससे दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से गमन करता है। इसका उद्देश्य यह होता है, केवल एक लक्षण। इसके बाद में हम बात करते हैं, ऐसे ही द्विसंकर संकरण हो सकता है। द्विसंकर संकरण का मतलब क्या हो गया है कि हम संकरण के दौरान दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करते हैं। कितने लक्षणों की? दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ यदि अध्ययन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम बहुत सारे लक्षणों की वंशागति का एक ही साथ अध्ययन करते हैं, जब बहुत सारे लक्षण हो, मान लो 5 लक्षण हैं, उनकी वंशागति का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोल देंगे बहुशंकर संकरण। इस प्रक्रिया को हम बोल देंगे बहुशंकर संकरण। तो यह हमें ध्यान रखना है। ये दोनों अभी हम देखने वाले हैं। इससे पहले ये शब्द देख लेते हैं, म्यूटेशन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। अब ये क्या होता है? उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि मान लो कोई भी जीव है, चाहे से वो पादप हो और चाहे से वो जंतु हो। मान लो कोई भी जीव है और उस जीव में अचानक से कोई परिवर्तन आ जाए। अचानक से क्या आ जाए? कोई परिवर्तन, और छोटा मोटा परिवर्तन नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। उस परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन कहेंगे। सामान्य तौर पर जो ये परिवर्तन आते हैं या उत्परिवर्तन होते हैं, उस जीव की डीएनए में परिवर्तन के कारण या उसमें बदलाव के कारण से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि ये जो परिवर्तन है डीएनए में या जीन में बदलाव के कारण से उत्पन्न हुए हैं, इस कारण ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। और इस प्रकार से ये उत्परिवर्तन होते हैं, वो नई प्रकार की जो जंतु होते हैं या पादप होते हैं उनके निर्माण में सहायक होते हैं। अर्थात एक जाति से अलग प्रकार की जाति के निर्माण के लिए, एक किस्म से अलग प्रकार की किस्म के निर्माण के लिए ये क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। इसी कारण हम बोलते हैं कि जो विभिन्नताएं होती हैं, जो उत्परिवर्तन होते हैं, वो जैव विकास में सहायक होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो उत्परिवर्तन क्या हो गया? वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीन या क्रोमोसोम में अचानक से कोई स्थायी परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। स्थायी का मतलब केवल उसी जीव में नहीं रहता, आगे वाले पीढ़ी में भी जाता है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। यह परिवर्तन वंशानुगत हो सकते हैं और संतान में प्रकट हो सकता है। म्यूटेशन के कारण नए लक्षण या गुण उत्पन्न हो सकते हैं। यह हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम इन दो चीजों को देखने वाले हैं। एक तो होता है पश्चय संकरण। पश्चय संकरण नाम से पता चल रहा है भाई, संकरण क्या होता है कि दो पादप लिए, समयुग्मजी पादप, और उन पादपों के मध्य में हमने करवा दिया संकरण, और संकरण से उत्पन्न होगी संतति पीढ़ी। उस संतति पीढ़ी को हम बोलेंगे F1 पीढ़ी। उसको क्या बोलेंगे? हमें F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी का कोई पादप है, F1 पीढ़ी का कोई पादप, और उस पादप का संकरण हम वापस उस जनक के साथ करवा दें, वापस उनके माता पिता के साथ करवा दें, चाहे से वो हमने प्रभावी माता पिता के साथ करवाया या फिर अप्रभावी माता पिता के साथ करवाया। तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे पश्चय संकरण। अर्थात हम वापस पीछे की ओर चले गए, संतति से किस ओर चले गए? उसके जनक की ओर चले गए, पेरेंट की ओर चले गए। इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं? पश्चय संकरण। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता देता हूं। मान लो कि दो पादप लिए हमने, कैपिटल टी कैसा पादप है? आपका समयुग्मजी लंबा पादप है। और इसी प्रकार से एक पादप हमने लिया है स्मॉल टी, और यह है आपका समयुग्मजी बोना पादप।
इनके मध्य में हमने करवाया संकरण। जब संकरण होगा तो उससे पहले युग्मक बनेंगे ही बनेंगे। इसके भी युग्मक बन गए। अब इनसे क्या होगा, संतति पीढ़ी बनेगी। तो ये पीढ़ी होगी हमारी F1 पीढ़ी, और ये हो गए हैं जनक या माता पिता। अब इनमें से किसी भी पादप का, क्योंकि ये चारों पादप F1 पीढ़ी के पादप हैं, इनमें से किसी भी पादप का यदि हम इस पादप के साथ संकरण करवा दें, या इनमें से किसी भी पादप का हम इस पादप के साथ किसी भी माता पिता के साथ यदि हम संकरण करवा देते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पश्चय संकरण कहते हैं। अब ये पश्चय संकरण क्यों करवाया जाता है, इसका क्या महत्व है, आप खुद ही सोचो। यदि हम इसके साथ संकरण करवाएंगे तो इससे जो युग्मक बनेंगे वो तो बनेंगे कैपिटल टी वाले, और इससे जो दो युग्मक बनेंगे, एक तो बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी वाला। यदि इनका हम संकरण करवाते हैं आपस में, तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी और दूसरा भी कैपिटल टी। इसका यदि इसके साथ संकरण करवाया तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। यदि इसका हमने इसके साथ संकरण करवाया तो दोनों कैपिटल टी हो गए हैं। और यदि इसका इसके साथ करवाया तो ये, तो यहां पर यदि हम देखें तो जो इनका जीन प्रारूप है, दो पादप हो गए हैं कैसे, समयुग्मजी लंबे, और यहां पर दो पादप हो गए हैं कैसे, विषम युग्मजी लंबे। इसी प्रकार से मान लो इनके करवाएं तो इसके जो दो युग्मक हो गए हैं ये वाले, और इसके जो दो युग्मक हो गए हैं ये वाले। और यदि इनमें हम संकरण करवाएं तो यहां पर आप देख सकते हो दो पादप हैं वो हैं बोने, और दो पादप हैं आपके विषम युग्मजी लंबे, अर्थात 2 और 2, मतलब इनका अनुपात कैसा हो गया है, 1:1। और इसी प्रकार से यहां पर भी आप देखोगे तो 1:1, मतलब उस पीढ़ी में उस लक्षण को बनाए रखने के लिए, आगे वाली पीढ़ी के अंदर उस लक्षण को बराबर बनाए रखने के लिए हमें क्या करवाना पड़ता है, पश्चय संकरण करवाना पड़ता है। और पश्चय संकरण का मतलब यही होता है कि हम जब F1 पीढ़ी के पादप का संकरण किसी भी जनक के साथ करवा देते हैं, तो यह हो गया हमारा पश्चय संकरण। तो यही लिखा हुआ है, F1 संतान का माता पिता या उसके समान कोई भी जीनोटाइप हो उस वाले माता पिता के साथ पुनः क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, ताकि एक विशेष गुण को बनाकर रखा जा सके। जैसे मान लो F1 पीढ़ी का पादप भी आपको बताया था, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, उसका हम संकरण करवा देते हैं इससे, तो आधे पादप लंबे हो जाएंगे, आधे बोने रह जाएंगे, अर्थात 1:1 रह जाएगा। तो यह हो गया हमारा पश्चय संकरण। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है आपका परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण का मतलब यह हो गया है कि मान लो हमारे पास एक लंबा पादप है, मान लो हमारे पास क्या है, एक लंबा पादप। अब इस लंबा पादप दिखने में तो लंबा है, लेकिन इसके दो जीनोटाइप क्या हैं, संभव है। तो हमें पता नहीं है कौन सा जीनोटाइप है, और हमें उसको टेस्ट करना है, हमें उसका पता करना है कि यह कौन सा है, क्या यह समयुग्मजी लंबा है और या ये विषम युग्मजी लंबा है। तो कैसे पता करें? इस पता करने के लिए हम एक संकरण करवाते हैं, और उस संकरण में हम क्या करवाते हैं, जो भी अज्ञात पादप होता है जिसके बारे में हमें पता करना हो कि यह समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है, समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है, उस अज्ञात पादप का संकरण हम उसके समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण वाले पादप से करवा देते हैं। किससे करवाते हैं? समयुग्मजी
अप्रभावी लक्षण वाले पादप से उसका क्या करवा देते हैं, संकरण करवा देते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं उदाहरण देकर बताऊंगा। तो परीक्षण संकरण का मतलब क्या हो गया कि मान लो हमारे पास अज्ञात जीनोटाइप है। मान लो एक लंबा पादप है। अब ये लंबा तो भाई ये वाला भी लंबाई है और ये वाला भी लंबाई है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये वाला है कि ये वाला? मेरे को इसको जीनोटाइप पता करना है। इसका जीनोटाइप मेरे को पता नहीं है। तो अज्ञात जो जीनोटाइप होता है उस वाले जीव का समयुग्मजी अप्रभावी के साथ, किसके साथ? समयुग्मजी अप्रभावी के साथ यदि क्रॉस करवाते हैं, जिससे कि हमें उस अज्ञात जो जीनोटाइप है उसके जीनोटाइप का पता लग सके, तो उस संकरण को हम क्या बोल देते हैं? परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो हमारे पास एक पादप है और वो कैसा पादप है? लंबा पादप है। लंबा पादप, एक पादप है लंबा। लंबा है इसका मतलब एक तो हमें पता है कि उसमें कैपिटल टी है। अब दूसरा हमें नहीं पता, हमें पता करना है कि ये दूसरा कौन सा है। अब मेरे को ये बताओ इसकी संभावना कौन कौन सी है? दो संभावना है। लंबा इस स्थिति में भी हो सकता है और ये लंबा इस स्थिति में भी हो सकता है। मेरे को देखना है कि ये वाला है कि ये वाला है। मैं कैसे पता करूं? मैं दोनों के लिए संभावना देख लेता हूं और उनका आंसर देख लूंगा कि अगर ये कैपिटल टी वाला होगा तब तो इसका अनुपात ये आएगा, और अगर ये एक कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला होगा अर्थात विषम युग्मजी होगा तो अनुपात ये आएगा। और जब अनुपात मेरे को पता चल जाएगा तो उसके आधार पर मैं बता दूंगा कि ये पादप कैसा था, समयुग्मजी था कि विषम युग्मजी था। दोनों के लिए संभावना देखते हैं। मान लो आप एक समय के लिए सोच के चलो कि वो पादप कैसा था, इस वाला था अर्थात समयुग्मजी लंबा था। इसका हम संकरण करवाते हैं किसके साथ? इसी के अप्रभावी समयुग्मजी के साथ, क्योंकि परीक्षण संकरण के अंदर हमेशा उस अज्ञात पादप का किसके साथ संकरण करवाया जाता है? समयुग्मजी अप्रभावी पादप के साथ करवाया जाता है। इसके साथ यदि मैं संकरण करवाऊंगा तो ये तो बन गए हैं इसके क्या? युग्मक, और ये बन गए हैं इसके युग्मक। इसका जब संकरण होगा तो ये पहला पादप बन गया ऐसे, इसका इसके साथ जब संकरण होगा तो ये ऐसे बन गया है, इसका इसके साथ जब संकरण होगा तो ऐसे बन गया है, और इसका इसका जब इसके साथ क्रॉस होगा तो ऐसा पादप बन गया। कहने का मतलब ये चार पादप आए हैं और ये चारों के चारों पादप देखोगे तो ये चारों के चारों पादप हमें क्या मिलेंगे? लंबे। ये चारों के चारों पादप क्या मिले? लंबे। अब हम देखते हैं कि इसकी दूसरी संभावना भी देख लेते हैं कि अगर मान लो वो पादप ऐसा था तो क्या होता यदि हम इसका क्रॉस करवाते किसके साथ? अप्रभावी समयुग्मजी के साथ। तो इसके युग्मक बन गए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके बन गए हैं स्मॉल टी स्मॉल टी। अर्थात इसमें आधे पादप हैं वो कैसे हैं? लंबे, और आधे पादप हैं वो कैसे हैं? बोने। अब यहां पर देखने के बाद मेरे को दोनों संभावनाएं पता चल गई कि ये मान लो अज्ञात पादप था, अज्ञात पादप भाई ये लंबा था तो ये ऐसे भी हो सकता था
और ऐसे भी हो सकता था। तो इसका पता कैसे करूं? मैं उसका संकरण किसके साथ करवा दूंगा? समयुग्मजी अप्रभावी के साथ। और मान लो यदि वो ऐसा था तो सभी के सभी पादप कैसे आने चाहिए थे? लंबे। अर्थात संकरण करवाने के बाद यदि सभी के सभी पादप लंबे प्राप्त होते हैं तो मैं बता दूंगा कि वो अज्ञात पादप था। वो कैसा था? कैपिटल टी। कहने का मतलब समयुग्मजी लंबा था। और मान लो कि संकरण करवाने के बाद आधे पादप तो आए मेरे पास लंबे और आधे पादप आए मेरे पास बोने। इसका मतलब वो अज्ञात पादप था। वो कैसा था? वो था विषम युग्मजी लंबा। तो मेरे को पता चल गया, इस संकरण के द्वारा मेरे को पता चल गया है कि वो अज्ञात पादप था, वो किस प्रकार का होगा। और इसी को हम बोलते हैं परीक्षण संकरण। यदि अभी भी आपको यह समझ में नहीं आया है तो कमेंट में जरूर लिखना। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आगे वाले वीडियो के अंदर इसको दोबारा से समझा दिया जाएगा। किसको? परीक्षण संकरण को। लेकिन समझ में आना जरूरी है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।